Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin our today's lesson. Breach of contract and remedies. यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए या ब्रेक हो जाए तो क्या करना चाहिए और फिर उसकी रेमेडीज क्या है और कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ भी है या नहीं. So let's get into the topic. The first term, discharge of contract. Please read. Contracts can be discharged through agreement, frustration, performance, and breach. All right. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किन किन सिचुएशंस में हो सकता है. नंबर 1, अग्रीमेंट की बेस पे, यानी कि म्यूचुअली यू एंड आई अग्री दैट वी शुड जस्ट स्टॉप ओवर हियर एंड डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, दैट वन पार्टी इज कंटिन्यूसली आस्किंग द अदर पार्टी कि आप फुलफिल करो फुलफिल करो फुलफिल करो, बट सामने वाली पार्टी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही या फुलफिल नहीं कर रही या कुछ मिसबिहेव कर रही है, कुछ भी हो सकता है. एंड देयरफॉर द फर्स्ट पार्टी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन decides to discharge the contract. थर्ड, परफॉर्मेंस, यानी कि आपने परफॉर्म कर लिया अपने हिस्से का, सामने वाले ने अपने हिस्से का परफॉर्म कर लिया, एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एंड ओवर एंड देयरफॉर यू आर डिस्चार्जिंग इट. ठीक है. द फोर्थ वन इज ब्रीच. Now, what do you understand when you hear this term breach? तोड़ दिया क्या तोड़? या फुलफिल नहीं किया. Right. Breach, basically you are going against the terms and conditions of the contract. When anybody goes against the terms and condition of the contract, it is considered to be breach. Okay. So that is a breach. Now you can ask that, ma'am, what's the difference between breach and frustration? Like, both sound familiar. Yes, both sound familiar. But let's read the definition of each of these. We will get more clarity upon it. And once we come to the case studies, we will get even more clarity. So the first one, agreement. How do you define agreement? Please read. Where both parties agree to end the agreement and it is supported by consideration. That means both the parties with mutual understanding, they are agreeing to end the agreement over here, no matter it is fulfilled or not. And it is supported by consideration. That means there has to be some kind of compensation or a consideration to be paid. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बस हम दोनों ने बोला नहीं अब और नहीं और बस खत्म. नहीं, कंसिडरेशन तो होगी, कोई ना कोई सेटलमेंट तो हो. नेक्स्ट, प्लीज रीड. Frustration where performance of an obligation is impossible due to specific circumstances occurring after formation of the contract. फ्रस्ट्रेशन, अब वही बात है कि पार्टी ए बार बार बी को बोल रही है परफॉर्म करो, बट पार्टी बी जो है वो जान के नहीं ब्रेक कर रहा कुछ भी, या जान के ब्रीच नहीं कर रहा, बट कंडीशंस या हालात ऐसे हो गए हैं कि ये बेचारा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा. इसका इससे वादा था, कमिटमेंट थी परफॉर्मेंस की, और ये बार बार अब कॉल कर रहा है इसको, मगर ये शर्मिंदगी से, और इसको समझ ही नहीं आ रही कि सोल्यूशन क्या है, मैं क्या बात करूं. और मेरे पास मतलब ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात के, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे पास टीम होती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन इन हो जाता है तो अचानक से या तो टीम की तबीयत खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, कोई वेकेशन पे चला जाता है, तो टीम ही मौजूद नहीं है. तो ये वाला मसला हो जाता है. अब जो लीडर है जिसने बात की थी, या जो बंदा है, जो पार्टी है, या जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसने साइन करवाया, अब उसने तो कमिटमेंट कर ली, लेकिन वो पीछे से फंस गया, उसकी टीम ने उसको दगा दे दी, या वो खुद मतलब किसी के धोखे का शिकार हो गया. इट इज हाईली पॉसिबल. तो इस सूरत हाल में क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता, और सामने वाली पार्टी फिर यही सोच कर कि ये तो मतलब जान के कर रहे हैं या समथिंग समथिंग, then they say okay fine, we are discharging the contract. But of course this is not that easy as it is being said, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप बाहर के मुल्क में रहते हो, आप रहती भी हो, आपको अंदाजा होगा कि बात बात पे सू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कानून है, वहां पे कोर्ट है, वहां पे सुनवाई है. We as Pakistanis or students who are living in Pakistan, we cannot imagine even that we can go to the court and sue someone, because we know the mess that is behind it. If we go
and go to the court, then we will get into a big mess. Instead of, getting justice, it would be the other way around. So that is why we cannot even imagine these things. But yeah, it is happening. Out of frustration, people, मतलब ये हम यूके का लॉ पढ़ रहे हैं, और यूके में तो ये बहुत कॉमन है कि अगर प्लम्बर ने नल आपका ठीक करने के लिए आपने बुलवाया है प्लम्बर को, और उसने एक दफा ठीक कर दिया, लेकिन ठीक उसके घर से निकलते ही वो फिर से टप टप होने लगा, आपने दोबारा बुलवाया उसको, उसने दोबारा आके ठीक कर दिया, मगर अब वो निकला है तो दोबारा से वो नल बह रहा है, तो तीसरी दफा उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, यू हैव टू पे मी, अगर आप चाहते हो कि मैं तीसरी दफा भी आऊं। तो इस बात पर क्लाइंट ने जाकर सू कर दिया प्लम्बर को कि क्यों, मतलब व्हेन आई एम पेइंग यू फॉर इट, इट शुड बी फिक्स्ड, एंड इफ इट इज नॉट गेटिंग फिक्स्ड, व्हाई शुड आई रीपे यू फॉर द सेम जॉब दैट्स नॉट बीइंग फिक्स्ड। तो यानी आपने अपना जॉब सही से नहीं किया, या आपको आता नहीं है करना, वट एवर इज द रीजन, यानी इतनी छोटी बात पर भी जाके लोग सू कर देते हैं इस हद तक। तो दैट्स वाई वहां पे ये चीज बहुत कॉमन, वहां पे ये चीज बहुत कॉमन है, दैट्स ओके, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच हो जाते हैं, पीपल गो टू द कोर्ट एंड देन दे गेट जस्टिस, दे गेट जस्टिस। So this is out of frustration that is the contract is being discharged. Next, performance. The most common method of discharge कि आपने fulfill कर ली contractual obligations, all contract terms are performed, therefore now the contract is complete and over. Then breach, बढ़िए, Where one party fails to meet its contractual obligations. where one party fails to meet its contractual obligations, fails to meet or does not meet, जान के नहीं कर रहे या वैसे नहीं हो पा रहा, it depends क्या situation है, तो breach हो गया। So agreement, please repeat with me, contracts can be discharged through number one, First, agreement, second, frustration, mm, performance, and breach. and breach. Next, please read, a party is. A party is said to be in the breach of contract where, without lawful excuse, they do not perform their contractual obligations precisely. So they without lawful excuse, without lawful excuse. That's the, you don't have any valid reason to breach the contract, and therefore it is called a breach. Whereas in frustration, you have a valid reason to not to be able to fulfill the contract. Okay. Now, a person sometimes has a lawful excuse not to perform contractual obligations. And what is it? The first bullet. Performance is impossible, perhaps because of some unforeseeable events. कोविड आ गया, लोग नहीं परफॉर्म कर सके अपना कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 2, They have tendered performance, but this has been rejected. उन्होंने अपनी तरफ से तो परफॉर्म किया, अपना बेस्ट दिया, मगर क्लाइंट को पसंद नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया। The other party has made it impossible for them to perform. दूसरी पार्टी कोऑपरेट ही नहीं कर रही, वो परफॉर्म करने ही नहीं दे रही। The contract has been discharged through frustration. अगेन वही वाली बात कि कुछ रीजन हुआ है कि इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना, एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया गया है थ्रू फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट, The parties have been agreed permitted not non-performance. the parties have by agreement permitted non-performance, यानी agreement, म्यूचुअल अग्रीमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा कि फर्स्ट केस में, ये अग्रीमेंट के जरिए डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर इट्स लॉफुली एक्सेप्टेबल दीज एक्सक्यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट, रिपार्टिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Repudiation can be defined as a breach of contract which entitles the injured party to end the contract if they so choose. All right, there is party A, there is party B. They had a contract between each other, but because of negligence of party B, party A became a victim of maybe injury or harm or hurt, maybe financial loss, could be anything. Now it's up to A whether it chooses to end the contract or chooses to continue. It's up to A. The call has to be made by A because he is the injured party and he is the victim. Now, for example, over here, party A, let's say you are party A, okay, and B is a salon. You went to the salon for a haircut, and बाल काटते काटते जो हेयर ड्रेसर थी, उसने गलती से आपके कान काट दिए,
you got a cut, and it was bleeding good, and it obviously it caused you a lot of pain and a lot of shock, trauma, that what happened suddenly. So this thing happened. Now it's entirely up to you as the client that whether you want to continue to get the services from B, like आपका hair cut midway में था और आपके कान कट गए, तो you want to complete your haircut, you want to get it completed by them, or you want to just leave that salon and go somewhere else, right? तो ये होता है repudiation. It's entirely up to you, the injured party. Now in another scenario, there is A having a contract with B, and A basically, A का क्या हुआ? A was the, हम कहते A was a driver and B is the company. तो ड्राइवर को जो बी ने हायर किया है, कंपनी ने हायर किया है एज अ फ्रीलांस ड्राइवर, ओके, फ्रीलांस डिलीवरी बॉय. सो फ्रीलांस पे उसको कॉल किया, उसको बुलवाया और उसको बोला कि आप जो हो फलाने कस्टमर को हमारा माल डिलीवर कर दो. अब वो एक ही गाड़ी यानी ड्राइवर की गाड़ी थी, अपनी पर्सनल गाड़ी थी, वो फ्रीलांस अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था. कंपनी ने कहा फला फला जाके एड्रेस पे जाके आप डिलीवर कर दो. ए गया सामान लेकर डिलीवर करने के लिए. जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि जहां पे पहुंचाना था सामान, वो लोग जो हैं वो वहां पे मौजूद नहीं थे, उस फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे. जिस क्लाइंट को सामान पहुंचाना था, वो वहां पे पहले आधा घंटा पौना घंटा खड़ा रहा इंतजार में, घंटियां बजाता रहा, दरवाजे बजाता रहा, किसी ने नहीं खोला. इसने कांटेक्ट किया बी को, बी भी आउट ऑफ टच, बी भी कांटेक्ट फोन नहीं उठा रहा. अब उसको समझ नहीं आ रहा वो सामान लेके कहाँ जाए. उसके बाद वो इलाका इतना सुनसान था कि वहां पर कुछ डकैत आ गए और उसका सामान भी लूट के ले गए और उसकी गाड़ी को भी खासा नुकसान पहुंचाया. तो ये सब जब हुआ तो ए अब क्या करेगा, किसको सू करेगा, बताओ. बी को. क्यों? बी की क्या गलती? बी ने तो काम दिया, बी को क्या पता था कि ये सब हो जाने. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो उसी का था. कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ का था, नुकसान ए का हो गया, मगर क्या ये बी की वजह से हुआ है? नहीं, बी की वजह से तो नहीं हुआ. तो फिर ठीक है, अब आप समझ रहे हैं. अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया कोर्ट के पास. अब कोर्ट तमाम एविडेंसेस देखेगी. और अगेन इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ा था एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. तो यहाँ पे कौन सा केस है? एम्प्लॉई का केस है या सेल्फ एम्प्लॉयड का केस है? सेल्फ एम्प्लॉयड. सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉई भी नहीं है. तो जब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सारी जिम्मेदारी उसकी है. लेकिन अगेन जब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्या उसमें कोई क्लॉज था कि इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ द गुड्स बीइंग डिलीवर्ड, हु विल बेयर द लॉस? क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज मेंशन था कि नुकसान अगर प्रोडक्ट को हुआ, माल को नुकसान हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज है या ये मेंशन्ड है कि वो ड्राइवर की जिम्मेदारी, तो फिर ड्राइवर को बेयर करना पड़ेगा. और अगर उस क्लॉज में लिखा हुआ नहीं वो कंपनी की जिम्मेदारी, तो कंपनी को बेयर करना पड़ेगा. एनी हाउ ए यहाँ पर इंजर्ड पार्टी है. अब उसके पास दो, एक रास्ता तो ऑब्वियस है कि वो सू करेगा जाके कोर्ट में. अब वो सू किसके अगेंस्ट करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अगर तो वो जो डकैत थे वो भाग गए और वो पकड़े नहीं गए, तो यकीनन फिर ए के पास एक ही बंदा है पकड़ने के लिए, वो है बी. वो बी को सू करेगा और कोर्ट में फिर इसकी सुनवाई होगी, इसका पूरा केस स्टडी किया जाएगा, एविडेंसेस मंगवाए जाएंगे, और फिर देखा जाएगा कि इंजर्ड पार्टी को कंपेंसेट कैसे किया जाए. और कंपेंसेट तो करना ही करना है इंजर्ड पार्टी को, मगर करेगा कौन? क्या बी करेगी, कंपनी करेगी, या फिर गवर्नमेंट करेगी? दोनों में से कोई एक किसी को तो करना पड़ेगा. या फिर अगर वो चोर लुटेरे पकड़े गए तो वो करेंगे. तो कंपेंसेट कौन करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये विदाउट एविडेंसेस हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते. अब ये ए की मर्जी है, क्योंकि वो इंजर्ड पार्टी है. ए की मर्जी है, ड्राइवर की मर्जी है कि वो चाहे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ कंटिन्यू करे, और चाहे तो बोले कि नहीं बस मुझे अब बी कंपनी के साथ काम ही नहीं करना, रिपडिएट कर ले, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भी फुलफिल नहीं करना. Repudiation can be defined as a breach of contract which entitles the injured party to end the contract if they so choose. Next.
Repudiatory breach. Read this box. Repudiatory breach occurs where a party indicates either by words or by conduct that they do not intend to honor their contractual obligation or commits a breach of condition or commits a breach which has very serious consequences for an injured party. It usually occurs when performance is due. अच्छा, अब इस पे एक और सिनेरियो भी आ सकता है। ए और बी दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ बी ने हायर किया है ए को टू अरेंज एन इवेंट। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें बहुत सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को बुलाया गया है। इट्स अ ह्यूज बिग कॉन्फ्रेंस ऑन अ ह्यूज लेवल, बिग लेवल। ठीक है, तो ये बी का जो है सारा ब्रांडिंग और सब कुछ बी की हो रही है, यानी फेस पर बी खड़ा हुआ है मगर वो बैक एंड पे ए से काम करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में ए बी को रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं आपका इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता। तो अब बी को तो गुस्सा आएगा ना, और बी, जाहिर है बी विल फील द विक्टिम, बिकॉज बिल्कुल 11th आवर पे या 2 दिन रह गए कॉन्फ्रेंस में और अब ए बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता ये इवेंट ऑर्गेनाइज, और बी का सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है, पैसा, ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप, सारे सेलिब्रिटी से बातचीत, द एंटायर फेस इज ऑफ द बी। सो नाउ बी इज डेफिनेटली बीइंग, इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इसको यही फील हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जा रहा है, एंड वो सू करेगा कोर्ट में जाके ए को, और वो बोलेगा ए को कि भाई तुम्हारे ब्रीच करने के नतीजे में मुझे बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। ठीक है, तो मुझे अपना कंपेंसेशन चाहिए। तो यहाँ पर किसी एक पार्टी के ब्रीच करने की वजह से सामने वाली पार्टी को बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, अब अगर ये बी चाहता है तो कंटिन्यू करे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो जब कोर्ट बीच में इंटरफेयर करता है तो कोर्ट फिर ए को जबरदस्ती मनवा सकता है कि नहीं 2 दिन रह गए हैं, तुम बैक ऑफ नहीं कर सकते, यू हैव टू परफॉर्म। कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर सकता है, और ए अगर, मतलब जाहिर है फिर उसको बात माननी पड़ेगी कोर्ट की, और जब वो कोर्ट की बात मानेगा तो अब वो बी के ऊपर है कि बी क्या चाहता है, कि हाँ ठीक है ए ही कंटिन्यू करे, या बी चाहता है कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें और मुझे कंपेंसेट करें अच्छा खासा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन है ये बी के ऊपर है, बी के ऊपर फैसला छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये रिपडिएटरी ब्रीच होता है। नेक्स्ट, it does not automatically discharge the contract. Indeed, the injured party has the choice. They can elect to treat the contract as repudiated by the other, recover damages, and treat themselves as being discharged from their primary obligations under the contract. Or they can elect to affirm the contract. Clear हो गई बात यहाँ पे? Now, types of repudiatory breach. First, पढ़िए तहरीर। The refusal to perform Renunciation. renunciation. Refusal to perform renunciation. One party renounced their contractual obligation by showing that they have no intention of performing them. Second, Failure to perform an entire obligation. An entire obligation is said to be one where complete and precise performance of it is a precondition of the other party's performance. next. Incapacitation, where a party prevent themselves from performing their contractual obligation, they are treated as if they refuse to perform them. For instance, where A sells a thing to C, even though they promise to sell it to B, they are a repudiatory breach of their contract with B. Breach of condition, a fundamental term of the contract. Breach of the innominate term, a term of the contract, the effect of which cannot be determined until the contract is breached, which has the effect of depriving the injured party of substantially the whole benefit of the contract. All right, अब इसमें हो ये रहा है, we have 5 different types of breaches, repudiatory breaches। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन किसके पास होती है तहरीम?
और जो थर्ड जो पार्टी इंजर्ड होती है। इंजर्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है वेदर टू कंटिन्यू और डिसमिस द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिपडिएटरी ब्रीच इज रिफ्यूजल टू परफॉर्म और रिनंसिएशन, where one party renounces their contractual obligations by showing that they have no intention of performing them. अब इसमें मैं यूजुअली एक केस शेयर करती हूँ। मेरी बहन की शादी थी एंड आई हैड ऑर्डर्ड द, उसकी एंट्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैरियट नहीं होता जिसमें मतलब दुल्हन बैठ के आ रही होती है, सो आई ऑर्डर्ड दैट। अब वो जो जिस वेंडर को मैंने कहा उसने मुझे जिस जो पिक्चर दिखाई वो पिक्चर में बहुत जबरदस्त वो चीज थी, बट जब वो रियल में उसको वहां पर लेकर आया तो वो तो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे पिक्चर में था। मुरझाए हुए फूल, फटी हुई फटा हुआ कपड़ा, रस्टेड चैरियट। अब मैंने यही सोचा ये तो पूरी मूवी बनेगी, पिक्चर्स में आएगा, ये तो कितना बुरा लगेगा। तो मैंने उसको वहीं पे बोल दिया दैट आई रिफ्यूज टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। ये आप क्या लेकर आए हो, पहले आपने मुझे दिखाया कुछ और मैंने उसको कुछ एडवांस भी दिया हुआ था, उसने दिखाया कुछ भेजा कुछ, मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, आप इसको ले जाओ, मैं बात कर लूंगी और मैं कोई बाकी के पैसे भी आपको नहीं देने वाली। और ये कोई तरीका नहीं है, ये आप दिखा के कुछ और लेकर आए हो। ठीक है, तो रिफ्यूजल टू परफॉर्म, तो मेरे एंड का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यही था दैट आई एम गोइंग टू यूज इट, बट आई डिड नॉट यूज इट एंड आई डिड नॉट पे फॉर इट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और एडवांस पेमेंट मैंने वापस तो नहीं मांगी क्योंकि मैं क्या करूँ, वो देने वाला भी नहीं था। सो रिफ्यूजल टू परफॉर्म, रिनंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट फेलियर टू परफॉर्म एन एंटायर ऑब्लिगेशन, एक पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन या जो मेजर पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का उसी को परफॉर्म नहीं किया। जब उसको परफॉर्म नहीं किया तो द सेकंड पार्टी इज ऑल्सो अनेबल टू परफॉर्म। Like for example, we get some students, okay, they show interest that yes we want to take the course from you, and सारी बातचीत तय हो जाती है, टाइम भी तय हो जाता है, डेज भी तय हो जाते हैं, स्केड्यूल भी तय हो जाते हैं और डेमो क्लास भी हो चुकी होती है, सब कुछ सेटिस्फाइड है। बट नाउ इट इज अपॉन द स्टूडेंट टू क्लियर द पेमेंट टू एनरोल देमसेल्व्स। वो जब तक एनरोलमेंट नहीं होती आई कैन नॉट परफॉर्म या एनी ट्यूटर कैन नॉट परफॉर्म और द फर्दर ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि पूरे पूरा कोर्स पढ़ाने। तो वंस द पेमेंट इज क्लियर्ड, यानी एक ऑब्लिगेशन जो सेकंड पार्टी जब कर लेगी अपनी कंडीशन को फुलफिल, तो फर्स्ट पार्टी अपनी कंटिन्यू कर सकती है परफॉर्म करना, बट जब तक वो पार्टी नहीं करेगी तो तब तक फर्स्ट पार्टी क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती। तो फेलियर टू परफॉर्म एन एंटायर ऑब्लिगेशन, तो एक पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन आप ओमिट कर रहे हो, नहीं परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इनकैपेसिटेशन। व्हाट इज इनकैपेसिटेशन, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द explanation? इसमें यही है कि अगर या हमारी किसी के साथ कमिटमेंट है और हमने वो किसी और के साथ कर ली, लेकिन हमने उस बंदे के साथ नहीं की जिसके साथ हमारी कमिटमेंट थी। Right, exactly. So that is known as incapacitation, यानी ए ने वादा किया था सी को कि वो उसको बेचेगा मगर उसने बी को बेच दिया। अब बी को बेच दिया तो ये फिर रिपडिएटरी ब्रीच है ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट विद बी। Why with B? Because they sold the thing to C when they promised to sell it to B. तो जिसको हम्म। प्रॉमिस किया था और उसको नहीं बेचा उसके साथ क्या हो गया, रिपडिएटरी ब्रीच हो गया। अब बी के ऊपर है कि वो क्या चाह रहा है। अब तो ऑब्वियसली उसने वो क्या चाह रहा है कि वो ए से वैसे ही दूसरी चीज खरीद ले, या नहीं खरीदना चाह रहा, वो किसी और वेंडर के पास चला जाएगा। इट्स एंटायरली अप टू बी। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन। व्हाट्स अ कंडीशन, तहरीम? कोई ऐसी टर्म या कंडीशन थी जो कॉन्ट्रैक्ट में थी, वो नहीं फुलफिल की। हम्म, condition, that's a major part of the contract, वो fulfill नहीं किया, that's a fundamental term of the contract. Breach of an innominate term, what is an innominate term? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, there are three terms that we went through. One is condition, the other is warranty, and the third one is innominate term. So what is an innominate term? Which can neither be और भी development categorized, which can neither be categorized as a condition or warranty.
दो टाइप्स Yes. है, कंडीशन है और वारंटी है। कंडीशन इज द मेजर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फंडामेंटल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी इज अ सब कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या मतलब वो फुलफिल ना भी हो तो उससे बवाल नहीं मचेगा। इफ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ द मोटर डीलर दैट यू ऑर्डर्ड अ कार, यू बुक्ड अ कार एंड 6 months बाद वो कार आपको मिलनी थी, कार मिल गई, उसकी एक्सेसरीज नहीं मिली, तो यानी ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है। तो यहाँ पे क्या कस्टमर हंगामा करेगा? शायद नहीं करेगा, और ऑब्वियसली नहीं करेगा। Okay. लेकिन अगर 6 महीने बाद उसको गाड़ी जो मिलनी थी, वो 6 महीने बाद मोटर डीलर के पास जाते हैं और मोटर डीलर कहते हैं नहीं अभी तो 3 महीने और लगेंगे, तो क्या अब क्लाइंट बवाल करेगा? यस, बिल्कुल करेगा, क्योंकि फंडामेंटल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, ब्रीच हो रहा है। उसने जब बोला 6 महीने, तो 6 महीने बाद गाड़ी मिलनी चाहिए थी, क्यों 3 महीने का और टाइम? वाई? एक हफ्ता भी होता तो चलो ठीक है, आगे पीछे एक हफ्ता, मगर 3 महीने, that's not acceptable. That's the breach of the condition. So we know the difference between the condition and a warranty. Now, innominate term, we name a term as innominate term when we are unable to distinguish it or categorize it as a condition or a warranty. यानी वो दोनों में से कोई भी समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है कि इसको हम कंडीशन कहें या वारंटी कहें, तो फिर हम उसको क्या नाम देते हैं तेरी? Innominate term. इननॉमिनेट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट, तो जब ब्रीच ऑफ इननॉमिनेट टर्म होता है तो भी इट्स अ टाइप ऑफ अ रिपार्टिटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच, Mhm. प्लीज रीड। If there is anticipatory breach, one party declare in advance that they will not perform their side of the bargain when the time for performance arrives. The other party may treat the contract as discharge or force with or continue with their obligation until actual breach occurs. Their claim for damages will then depend upon what they have actually lost. ऑल राइट, अब क्या हो रहा है? एंटिसिपेटरी ब्रीच यानी कॉन्ट्रैक्ट करते करते, फुलफिल करते करते अचानक से बीच में छोड़ देना, या अचानक से सिर्फ एक हफ्ते पहले अनाउंस करना कि भाई हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, हम आपको माल डिलीवर नहीं कर पाएंगे, या हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो दूसरी पार्टी के पास दो ऑप्शंस होते हैं ये सुनने के बाद, या तो दूसरी पार्टी भी समझे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गए, या दूसरी पार्टी आंख बंद करके यही समझे कि भाई हम तो अपने हिस्से का काम करें ना। फिर जब ये एक्चुअली डेडलाइन, जब जो डेडलाइन उसमें मेंशन्ड है उस डेडलाइन तक हमारा काम उसके एंड से नहीं हुआ होगा, तब की तब देखेंगे, जब वो एक्चुअल ब्रीच होगा तब की तब देखेंगे, तो चले जाएंगे कोर्ट सू कर देंगे, हमने तो अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया ना। So that is anticipatory breach. Their claim for damages will then depend upon what they have actually lost. यानी कि ये ब्रीच तो हो रहा है, बट ये वो लोग अनाउंस कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और थोड़ा सा वक्त से पहले कर रहे हैं। वक्त से पहले तो नहीं कहेंगे, मगर ये है कि जब डेडलाइन से पहले पहले अनाउंस कर रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये डिलीवरी नहीं पहुंच सकती आपके पास। तो दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी स्पीच breach. In repudiation may be explicit और implicit. Explicit का मतलब external, implicit का मतलब internal. A party may break a condition of the contract merely by declaring in advance that they will not perform it, or by some other action which makes future performances impossible. The other party may treat this as anticipatory breach. तो इसमें या तो वो अनाउंस कर देते हैं, या तो फिर वो कोई ऐसा एक्शन करते हैं कि जिससे सामने वाले को ये बात पता चल रही होती है कि भाई ये नहीं होने वाला काम, उसके रिएक्शन से, उसके रिस्पॉन्स से, उसकी कोई ऐसी हरकत से जो आपको अंदाजा हो रहा होता है कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये कोई कर ही नहीं रहा, आगे ये कुछ करेगा प्रोसीड तो फिर हम उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट, अब दो ही ऑप्शन हैं, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज कि खत्म हो गया है, या दूसरा ऑप्शन ये है अलाउ द कॉन्ट्रैक्ट टू कंटिन्यू अंटिल देयर इज एक्चुअल ब्रीच, कि जब वाकई में डेडलाइन आ जाए और वो सामान ना पहुंचा हुआ हो, तो तब आप फिर ट्रीट करें कि वो ब्रीच हो गया। देखो दोनों शर्तों पे ब्रीच तो हो रहा है, और दोनों शर्तों पे आप कोर्ट तो जाओगे, मगर अब वही आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपने हिस्से का परफॉर्म करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। अगर परफॉर्म करना चाह रहे हो तो कर लो, अगर नहीं करना चाह रहे तो नहीं करो, मर्जी। हॉस्टर वर्सेस डिलाटूर।
1853, the facts. पढ़ें. The defendant engaged the claimant as a courier to accompany him on a Europe tour commencing on 1st June. On 11th May, he wrote to the claimant to say that he no longer required his service. On 22 May, the claimant commenced legal proceeding for anticipatory breach of the contract. The defendant objected that there was no actionable breach until 1 June. Decision, the claimant was entitled to sue as soon as the anticipatory breach occurred on 11th May. ठीक है. अब क्या हो रहा है, Yes. 11 मई को उसने अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं परफॉर्म कर सकूंगा सर्विसेज. तो उसने 22 मई को क्या किया, जाकर सू कर दिया. हालांकि परफॉर्म करने का टाइम क्या था, 1 जून. तो जब उसने सू कर दिया तो डिफेंडेंट ने कहा, अरे यार मैं तो 1 जून को आ ही रहा था, आप क्यों मुझ पे सू कर रहे हो. और ये जो केस है ये एक्शनेबल ही नहीं है क्योंकि अभी एक्चुअल ब्रीच तो नहीं हुई ना. तो डिसीजन क्या आया कोर्ट का कि नहीं, क्लेमेंट बिल्कुल सही है, आपने अनाउंस जब कर दिया 11 तारीख को, तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच हो चुकी है और ये जब चाहे उसके फौरन बाद उसको आपको सू कर सकते थे. then there's no need to wait till 1st of June because you announced it. ठीक है, तो फैसला क्लेमेंट के हक में आया. वाइट एंड कार्टर वर्सेस मैकग्रेगर 1961. जी. The claimant supplied litter bins to local councils and were paid not by the council but by the traders who hired advertising space on the bins. The defendant contracted with them for advertising of his business. He then wrote to cancel the contract, but the claimant elected to advertise as agreed, even though they had at the time of cancellation taken no step to perform the contract. They performed the contract and claimed the agreed payment. Decision, the contract continued in force and they were entitled to recover the agreed price for their service. Reputation does not of itself bring the contract to an end. It gives the innocent party the choice of affirmation or rejection. यहाँ पे कोई ऐसी बात जो क्लियर ना हो. नहीं समझ नहीं आया ये वाला केस. समझ नहीं आया. ऑल राइट, द थिंग इज कि वाइट एंड कार्टर वाज द क्लेमेंट. उन्होंने लिटर बिन्स का जो सप्लाई है वो लोकल काउंसिल्स को दिया, लिटर बिन्स दिए. अब लिटर बिन्स की पेमेंट तो होनी थी बट दे वर नॉट पेड बाय द काउंसिल्स. काउंसिल्स ने लिटर बिन्स के लिए पे नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, पेमेंट जो है वो ट्रेडर्स के थ्रू करवाई जो कि उनको हायर, वो लिटर बिन्स हायर कर रहे थे, लिटर बिन्स की जो स्पेस है फॉर एडवर्टाइजिंग. तो उन्होंने पे किया. अब जो डिफेंडेंट है यानी मैकग्रेगर कॉन्ट्रैक्टेड विद देम फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ हिज बिजनेस. उसने क्या किया, एडवर्टाइज करने के लिए अपने बिजनेस को इनको हायर किया. ही देन रोड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. फिर उन्होंने जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया था उसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दोबारा से लिखा कि नहीं नहीं, हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाह रहे हैं एंड बस हम ये परफॉर्म नहीं करना, हम नहीं चाह रहे एड लगवाना. तो अब जो वो एड लगवाना नहीं चाह रहे और अचानक से उन्होंने बीच में मना कर दिया, तो ये अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाइट एंड कार्टर के ऊपर है कि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, क्या वो कंटिन्यू करती है कॉन्ट्रैक्ट को या वो डिस्चार्ज करती है. तो इस सिनेरियो में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया और एडवर्टाइजमेंट पे काम किया जो कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट था. even though they had at the time of cancellation taken no steps to perform the contract. They performed the contract and claimed the agreed payment. जब उन्होंने पूरा परफॉर्म कर लिया तो उन्होंने फिर सू किया और उन्होंने कहा कि भाई अब हमारी पेमेंट दो. तो डिसीजन क्या आया कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हुआ है क्योंकि ये इंजर्ड पार्टी के ऊपर था एंड उसने चूज किया टू कंटिन्यू एंड देयरफॉर यू आर लायबल, यानी द इंजर्ड पार्टी इज लायबल टू रिकवर द अग्रीड प्राइस फॉर देयर सर्विसेज. सो रिपडिएशन का मतलब ये नहीं होता कि डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा. इनोसेंट पार्टी के पास ये पूरा राइट है कि वो चाहे अगर एंड करना तो कर सकती है और वो चाहे कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू कर सकती है. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया ना.
कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब बीच में, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, यानी डेडलाइन ये थी, यहाँ तक पहुंचना था इस कॉन्ट्रैक्ट को, यहाँ पहुंचने से पहले दूसरी पार्टी ने बोला कि हम जा रहे हैं अल्लाह हाफिज, बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं, तो जो इंजर्ड पार्टी है अब उसके पास चॉइस है कि वो कंटिन्यू करे, अपने हिस्से का रास्ता मुकम्मल करे, या फिर चला जाए उसी वक्त कोर्ट। तो उसके ऊपर, तो यहाँ पर इस सिनेरियो में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उन्होंने अपने हिस्से का काम कंप्लीट किया और फिर सू किया कि हमें अब पेमेंट दो, एंड फैसला उनके हक में। Okay. ओके, नेक्स्ट, टर्मिनेशन फॉर रिपाडिएटरी ब्रीच। To terminate for repudiatory breach, the innocent party must notify the other of their decision. This may be by way of refusal to accept defects in performance, refusal to accept further performance, or refusal to perform their own obligations. अब ये पार्टी के ऊपर है, इंजर्ड पार्टी के ऊपर है कि वो क्या करती है, वो जो भी करना चाहती है उसको नोटिफाई करना पड़ेगा अपना फैसला सामने वाली पार्टी को। अगर वो बोल रही है कि नहीं, हम ये डिफेक्टेड परफॉर्मेंस आपकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या वो बोल रही है हम फर्दर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर वो बोल रही है कि रिफ्यूजल टू परफॉर्म देयर ओन ऑब्लिगेशंस, कि हमारे ऊपर जो फर्ज था हम वो नहीं पूरा करेंगे, तो ये तीनों तरीके हैं जिसके जरिए वो क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, यानी कि डिस्चार्ज कर सकती है रिपार्टिएटरी ब्रीच के ऊपर। सो द फर्स्ट बुलेट, प्लीज रीड। दे आर, They are not bound by the future or continuing contractual obligations and cannot be sued on them. नेक्स्ट, They need not to accept nor pay for further performance. They can refuse to pay for partial or defective performance already received unless the contract is severable. They can reclaim money paid to the defaulter if they can and do reject defective performance. They are not discharged from the contractual obligations which were due at the time of termination. क्या कह रहे हैं इनमें, इसमें कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ आया? समझ आ रहे हैं? राइट, तो ये सारी वो चीजें हैं, बातें हैं, जो वो करेगा, कौन करेगा, इंजर्ड पार्टी। तो इंजर्ड पार्टी को हर तरह से फेवर मिल रही है। The innocent party can also claim damages from the defaulter. Innocent party who began to perform their contractual obligations but who was prevented from completing them by the defaulter can claim reasonable remuneration on a quantum merit basis. क्वांटम मेरिट बेसिस पे भी उसको वो पेमेंट वसूल कर सकता है, वो क्योंकि सामने वाली पार्टी उसको परफॉर्म करने नहीं दे रही, रुकावट बन रही है, तो जितना भी उसने परफॉर्म कर लिया उसका क्वांटम मेरिट बेसिस पे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अफर्मेशन आफ्टर रिपाडिएटरी ब्रीच। अफर्मेशन यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म किया है, कंटिन्यू किया है, हालांकि सामने वाली पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे। So anticipatory breach occurs before the time that performance is due. Repudiatory breach usually occurs at the time of performance. दोनों में फर्क क्या है, एंटिसिपेटरी और रिपडिएटरी में? एंटिसिपेटरी वक्त से पहले, डेडलाइन पहले से से पहले सामने वाली पहले पार्टी से आप बता दो अनाउंस कर देगी कि हम नहीं कर रहे, और रिपडिएटरी जब वो काम हो जाएगा, जो ब्रीच टाइम कंडीशन नहीं फुलफिल हुई हुई होगी, टाइम आया हुआ होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपडिएटरी ब्रीच। Next, damages. What are damages? डैमेजेस हम पे करते हैं किसी को भी अगर हमने कुछ गलत किया है। Exactly. It is called a monetary remedy. मॉनेटरी रेमेडी, यस। ठीक है, पढ़िए definition. Damages are common law remedy intended to restore the party who has suffered loss to the position they would have been in, and if the contract had been performed. The two tests applied to a claim for damages relates to remoteness of damage and measure of damages. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई भी आपके सामने केस आता है और दो पार्टीज हैं, उनमें से एक पार्टी आपको क्लेम कर रही है कि भाई मुझे डैमेजेस चाहिए, मेरा नुकसान हुआ है, तो एज अ कोर्ट आप क्या देखोगे, दो चीजें देखनी है। नंबर वन, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, कि वो जो नुकसान हुआ वो कितना ज्यादा फोर्सिएबल था। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड केस भी समझेंगे, वो कितना ज्यादा फोर्सिएबल था। लाइक
पार्टी ए, पार्टी बी ना। पार्टी बी जो है वो एक बहुत बड़ा होटल है, जहाँ पे जैसे कि मैरियट हो गया, पीसी हो गया, कोई भी ऐसा होटल जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे होटल रूम्स भी होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड की जा रही होती हैं, सब प्रॉपर होटल। एंड ए इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो होटल में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ए इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट दैट अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, एंड कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, ये जो ए था ये गया वॉशरूम में, वॉशरूम में गया, वहां पर वो लॉक हो गया, बिकॉज जो वॉशरूम का दरवाजा था उसकी कुंडी खराब थी या लॉक खराब था, वो लॉक हो गया अंदर। जब वो लॉक हो गया तो जाहिर है उसने बहुत बजाया दरवाजा, मगर चूंकि कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी, सब जा चुके थे तकरीबन, ये आखिरी बंदा था जो वॉशरूम जाने वाला था, तो लिहाजा किसी ने सुना नहीं। काफी देर खटखटाता रहा, बजाता रहा, टेलीफोन कॉल्स भी की किसी को, मगर वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा था। इतने ही देर में ये बेचारा पैनिक हो गया, और इसने सोचा कि मैं क्यों ना, उसको कोई एग्जॉस्ट की खिड़की नजर आई, उसने कहा मैं क्यों ना इस कमोड के ऊपर चढ़ के उस खिड़की को तोड़ के मैं वहां से निकल जाऊं। तो इसने वो करना चाहा, और जब इसने वो किया तो साहबजादे का पैर फिसल गया और वो गिर गए। जब वो गिर गए उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, फ्रैक्चर हो गई। खैर अगले दिन मेंटेनेंस सफाई वाला आया, उन्होंने दरवाजा वगैरह खुलवाया, उनको पता चला अंदर बंद है। जब दरवाजा वगैरह खुलवाया तो देखा कि उसको तो फ्रैक्चर हुआ हुआ है, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद जो है ना, ए की फैमिली ने बी कंपनी को सू कर दिया, बी होटल को सू कर दिया। तो होटल ने कहा कि भाई मेरा क्या कसूर, मुझे क्या पता था कि ये इसको फ्रैक्चर हो जाएगा। उन्होंने ये सू किया उसको कि भाई आपकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, आपने अपनी मेंटेनेंस में कोताही की, तो देखिए वॉशरूम का दरवाजे का जो कुंडी थी वो खराब थी और इसलिए वो वहां रह गया, और इसलिए उसका देखो फ्रैक्चर हो गया, अब उसको आप डैमेजेस दो। तो होटल वाला कहेगा कि यहाँ तक बात तो सही है कि मेंटेनेंस में शायद कहीं कोताही रह गई, वो कुंडी खराब थी, तो ठीक है, वहां तक तो बात ठीक है, मगर वो वहां पे खड़ा रहता, अगले दिन तो सफाई वाले ने आना ही था, वो खुल जाता दरवाजा। मगर वो जो पैनिक करके खुद चढ़ा कमोड पे, हमने तो उसको नहीं बोला था चढ़ने, और फिर वो गिर भी गया स्लिप होके, हमें तो नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। ये फोर्सिएबल नुकसान नहीं था। तो जब वो ये प्रूफ कर देगा ये फोर्सिएबल नुकसान नहीं था, मेरे इल्म में भी नहीं था, वहमो गुमा में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी कॉज्ड बाय दैट पर्सन टू हिमसेल्फ। We are not responsible because we did not ask him to climb upon the commode. He did it himself. He should have waited. So इस सिनेरियो में आप बताओ कोर्ट किसके फेवर में फैसला सुनाएगी, इंजर्ड पार्टी या फिर होटल बी? होटल। होटल के फेवर में, क्योंकि रिमोटनेस ऑफ डैमेज से ये प्रूव हो गया कि भाई वो उसके फोर्सिएबल नहीं था डैमेज, वो उसका नुकसान फोर्सिएबल नहीं था। नेक्स्ट, मेजर ऑफ डैमेज। क्या आप मेजर कर सकते हो कि वो कितने का डैमेज हुआ? अगर वो मेजरेबल ही नहीं है तो फिर आप पे कैसे करोगे, किस बेस पे पे करोगे, कितनी अमाउंट पे करोगे? तो ये भी एक सिनेरियो है। फिर आगे केस स्टडीज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अ, यहाँ से पढ़िए। Damages form the main remedy in action for breach of contract, but there are others. Injunctions and specific performance are the most important. ऑलराइट, वैसे तो डैमेजेस एक बहुत ही मेजर रेमेडी है, यानी मॉनेटरी टर्म्स में आपने किसी को कंपेंसेट कर दिया, बट इसके अलावा भी दो रेमेडीज हैं, एक को हम इंजंक्शन कहते हैं और दूसरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते Specific. हैं। इंजंक्शन जहाँ पे कोर्ट इंटरफियर करता है, इंटरवीन To करता है stop. और रोकता है कि खबरदार ये कदम नहीं उठाना। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है और कहता है कि परफॉर्म करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। So that is specific performance and injunction. Next, in a claim for damages, the first issue is remoteness of damage.
Here the courts consider how far down the sequence of cause and effect the consequences of breach should be traced before they should be ignored. यानी कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज एक हमने का फोर्सिएबिलिटी, और दूसरा कॉज एंड इफेक्ट में क्या वाकई में कॉज होटल था, उसकी इंजरी का कॉज नहीं ना। तो फिर तो फिर जब वो कॉज ही नहीं है तो फिर उससे डैमेज क्यों वसूल किया जाए। तो कॉज एंड इफेक्ट को देखते हुए भी हमें पहुंचना है एक्चुअल एक्चुअल बंदे पर, कि जिसने वाकई में नुकसान पहुंचाया, actual culprit पर. Next, second, the court must decide how much money to award in respect of the breach and its relevant consequences. This is the measure of damages. Of course, court को ये भी decide करना है कि कितना amount pay करना पड़ेगा damages की शक्ल में, और वो amount किस base पर decide हो रहा है, fair basis पे होना चाहिए, right? Measurable होना चाहिए. Now, there's another case. Remoteness of damage is tested by the two limbs of the rule. Hadley versus Baxendale 1854. ये Hadley versus Baxendale का केस था कि जिसके बाद रिमोटनेस को दो तरीकों से जांचा जा रहा है। एक तो मैंने आपको बताया फोर्सिएबल इवेंट, और दूसरा मैंने बताया कॉज एंड इफेक्ट। तो जरा पढ़िए फर्स्ट बुलेट। The first part of the rule states that the loss must arise either naturally from the breach or in the manner which the party may reasonably be supposed to have contemplated when making the contract. कंटेम्पलेटेड वही फोर्सिएबल, उनको पता होना चाहिए था। अगर उनको मतलब ये फोर्सिएबल नुकसान था कि हाँ अगर हम ये कंडीशन डालेंगे तो ये नुकसान हो सकता है, तो फिर तो मतलब वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर वो फोर्सिएबल नहीं था तो फिर उनके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट। The second part of the rule provides that loss outside the usual course of events will only be compensated if the exceptional circumstances which cause it were within the defendant's actual or constructive knowledge when they made the contract. ठीक है, दोनों बातें तकरीबन मिलती जुलती हैं, बट इसमें वही है कॉज एंड इफेक्ट, कि कॉज कौन है एंड फोर्सिएबल था या नहीं था। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक, हैडली वर्सेस बैक्सनडेल का केस था क्या, जरा पढ़िए। The claimant owned a mill at Gloucester, the main crankshaft of which had broken. That they made a contract with the defendant for the transport of broken shaft to Greenwich, to which to serve as a pattern for making a new shaft. Owing to neglect by defendant, the delivery was delayed and the mill was out of action for a longer period. The defendant did not know that the mill would be idle during this interval. He was merely aware that he had to transport a broken mill shaft. The claimant claimed for loss of profit of the mill during the period of delay. Decision, although the failure of the carrier to perform the contract promptly was the direct cause of the stoppage of the mill for an unnecessary long time, the claim must fail since the defendant did not know that the mill would be idle until the new shaft was delivered. Moreover, it was not a natural consequence of delay in the transport of a broken shaft that the mill would be out of action. The miller might have a spare. बात समझ आई हो क्या रहा है। जी। एक शाफ्ट ब्रोकन थी and they made a contract with the defendant for transport of the broken shaft to Greenwich to serve as a pattern for making a new shaft. उन्होंने कहा कि हम जो टूट गई है शाफ्ट वो आपको भिजवा देंगे ताकि आप नई शाफ्ट उसको देखकर उसी पैटर्न पे बना लें। अब क्या हुआ, डिफेंडेंट ने निग्लेक्शन की और डिलीवरी जो है वो डिले हो गई। मिल वॉज आउट ऑफ एक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अब मिल जो कि ब्रोकन शाफ्ट है तो फिर जाहिर है उससे टूटे हुए के साथ तो काम नहीं करेगी ना, तो काफी वो डिले जो हुआ डिलीवरी में तो उसकी प्रोडक्शन रुक गई एंड वो वहां पे खाली आइडल पड़ा रहा। अब डिफेंडेंट को तो इस बात का नहीं पता था ना कि उसकी वजह से मिल आइडल पड़ी रहेगी। He was merely aware that he had to transport a broken mill shaft. उसको पता था कि मुझे सिर्फ ये broken टूटा हुआ मिल shaft वहां तक पहुंचाना है। The claimants claim for loss of profits of the mill during the period of delay. तो अब उन्होंने क्लेम कर दिया, सू कर दिया कि आपके डिले करने की वजह से हम कमा नहीं सके। तो डिसीजन क्या आया कि नहीं, नंबर वन हमने चेक करना है कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज उसकी वजह से था, यानी कि क्या फोर्सिएबिलिटी थी, क्या कॉज एंड इफेक्ट में वो ही जिम्मेदार था मिल के
वो होने का, आइडल रहने का। तो दोनों बातों पे वो पूरा नहीं उतरा। यानी दोनों बातों पे ये पता चली बात कि डिफेंडेंट को एक तो नंबर वन फोर्सिएबल नहीं था ये लॉस, एंड नंबर टू एक Possible. फोर्सिबल नहीं था ये लॉस, और दूसरा उसका डायरेक्ट कॉज नहीं था। ही Right. wasn't the direct cause of the loss of the profits. So therefore, most probably the decision came in favor of the claimant, in favor of the defendant. ठीक है जी, आगे कहानी बढ़ाते हैं। द डिफेंडेंट इज लाइबल ओनली इफ दे न्यू ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द एबनॉर्मल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच को रियलाइज। यानी अगर क्लेमेंट ने उसको बोला होता कि देखिए डिले मत कीजिएगा, हमारा खासा नुकसान हो जाएगा, हमें टाइम पे माल चाहिए, मतलब अगर ये स्पेसिफाई किया जा रहा होता उसको कि देखो हमें, हमारे लिए डिलीवरी डेट बहुत क्रूशियल है और एक दिन का भी डिले हमें बहुत महंगा और भारी पड़ सकता है, तो काइंडली आप इंश्योर कीजिएगा कि कोई भी डिले का चांस ना हो। अगर ये बात हाईलाइट की जाती और इस बात को डिफेंडेंट जानता, तो जरूर डिफेंडेंट के अगेंस्ट ये केस उसके अगेंस्ट चला जाता। नेक्स्ट, मेजर ऑफ डैमेजेस। मेजर अगेन कि कितना पे करें, कितने का नुकसान हुआ। तो उसके लिए जो रूल ऑफ थंब है वो क्या है? नंबर वन पढ़िए। As a general rule, the amount awarded as a damage is what is needed to put the claimant in the position that they would have achieved if the contract has been performed. This is sometimes referred to as a protecting the expectation interest of the claimant. यानी कि जनरल रूल ये है कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो ये नुकसान हो गया, तो यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता तो ये फायदा होता, तो वो फायदे को आप मेजर कर लो और वही डैमेज की शक्ल में दे दो। एक ये तरीका है, ये जनरल रूल है। और नेक्स्ट, A claimant may alternatively seek to have their reliance interest protected. This refer to the position they would have been in had they not relied on the contract. This compensate for wasted expenditure. क्या कह रहे हैं? कि वो स्टार्ट से ही वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाता, मतलब जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था। हाँ, अब देखो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना वो बेसिकली द लॉस्ट प्रॉफिट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये लॉस्ट एक्सपेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। यानी कि जो खर्चा इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह से उसने किया वो ना करता, अगर उसको पता होता कि ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ही ना होना है या इस कॉन्ट्रैक्ट से नुकसान होना है। तो अब ये एटलीस्ट जो मेरा खर्चा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट पे वो मेरे को वापस करो, ठीक है। तो ये एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, द ओनर्स। The onus is on the defendant to show that the expenditure would not have been recovered if the contract had been performed. क्या कह रहे हैं? द ओनर्स इज ऑन द डिफेंडेंट टू शो। अब डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? ये दोनों ने तो अपना हक मांग लिया, उसने कहा मेरा लॉस्ट प्रॉफिट दे दो, उसने कहा मेरा लॉस्ट एक्सपेंस दे दो। तो डिफेंडेंट अपने आप को बचा कैसे सकता है? अगर वो ये शो कर दे कि एक्सपेंडिचर तो रिकवर हो ही नहीं पाता अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल भी होता, तो जो खर्चा आपने किया वो तो मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा मुकम्मल भी करता तब भी आपको वो एक्सपेंडिचर नहीं मिलता वापस, Hmm. फिर आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, ये पढ़िए, CNP हॉलेज वर्सेस मिडल्टन 1983। The claimants granted to the defendant a 6-month renewable license to occupy premises as an engineering workshop. He incurred expenditure in doing up the premises, although the contract provided that he could not remove any fixtures he installed. He was ejected in breach of the license agreement 10 weeks before the end of the 6-month term. He sued for damages. Decision: the defendant could only recover nominal damages.
He could not recover the cost of equipping the premises as a reliance loss, as he would not have been able to do so if the contract had been lawfully terminated. क्या बात है जो नहीं समझ आई? Mm, Nominal damages. If the defendant could only recover nominal damages, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल राइट, बेसिकली फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स कह रहे हैं कि क्लेमेंट ने ग्रांट किया डिफेंडेंट को 6 महीने का रिन्यूएबल लाइसेंस, कि वो मेरे प्रेमिसेस में रह सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, वहां पे इंजीनियरिंग की वर्कशॉप लगा सकता है। और ये जब उसने उसको इजाजत दे दी, 6 महीने का लाइसेंस दे दिया उसको, तो इंजीनियर ने वहां पे कुछ खर्चा वर्चा करके प्रेमिसेस पर अपनी चीजें वहां पे लगाई। जाहिर है, जब वो एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप खोलेगा तो कुछ तो वहां अपनी फिर लगाएगा ना चीजें। तो उसने अपने फिक्सचर्स वहां पे इंस्टॉल किए। अब ही वॉज इजेक्टेड इन ब्रीच ऑफ द लाइसेंस अग्रीमेंट। क्लेमेंट ने डिफेंडेंट को सू कर दिया कि तुमने मेरा लाइसेंस अग्रीमेंट ब्रीच किया। और ये उसने कब किया? 10 वीक्स बिफोर द एंड ऑफ अ 6 मंथ टर्म, यानी जब 6 महीने खत्म होने में सिर्फ 10 हफ्ते बाकी थे, तो उस वक्त उसने उसको सू कर दिया। अच्छा, अब डिसीजन क्या आया? कि डिफेंडेंट कुड ओनली रिकवर नॉमिनल डैमेजेस। यानी क्लेमेंट ने उसको सू किया कि भाई तुम्हारी वो तुमने ब्रेक किया है, लाइसेंस अग्रीमेंट ब्रीच किया है। तो defendant could only recover nominal damages. He could not recover the cost of equipping the premises, as he would not have been able to do so if the contract had been lawfully terminated. तो यहाँ पे वही वाली बात जो ऊपर हमने लॉ पढ़ा, कि डिफेंडेंट ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोला कि भाई मेरा जो खर्चा हुआ तुम्हारे प्रेमिसेस पे, मैंने अपनी चीजें लगाई, मुझे वो तो दो, मेरा नुकसान हो गया, तुमने 6 महीने मुझे पूरा काम नहीं करने दिया, तुम 10 हफ्ते पहले ही मुझे निकाल रहे हो यहाँ से। तो क्लेमेंट ने कहा कि भाई ये तो तुम्हारा वैसे भी रिकवर नहीं होना था, ये तो तुम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो। और ये तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी करता, तुम्हें 6 महीने पूरा का पूरा वहां रहने भी देता, तब भी वो खर्चा तुम्हारी ही जेब से जाना था, और वो खर्चा तुम्हें मैं क्यों दूंगा? तो तुमने अपनी मर्जी से लगाया है, मैंने थोड़ी तुम्हें बोला था करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो वाला रूल समझाया जा रहा है। नेक्स्ट, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेक्युलेटिव, इट मे बी अनक्लियर व्हाट प्रॉफिट माइट रिजल्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्युलेटिव था, यानी कि कोई पक्का नहीं पता था कि कितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा या लॉस होगा इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो प्रॉफिट अनक्लियर है। जब प्रॉफिट अनक्लियर है तो डैमेजेस में आप प्रॉफिट को कैसे क्लेम कर सकते हो? ठीक है, तो उससे रिलेटेड केस, एंजिलिया टेलीविजन लिमिटेड वर्सेस रीड 1972, द फैक्ट्स। The claimant engaged an actor to appear in a film they were making for television. He pulled out at the last moment and project was abandoned. The claimant claimed the preparatory expenditures such as hiring other actors and researching suitable locations. Decision damages were awarded as claimed. It is impossible to tell whether an unmade film will be success or failure, and had the claimant claimed for loss of profit, they would not have been succeeded. ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे, कि अगर क्लेमेंट बोलता कि नहीं ये फिल्म बनती तो मेरा इतना मुनाफा होता, तो आपकी वजह से ये बनी नहीं, तो अब मुनाफा भी मुझे जो मेरा मुनाफा होना था वो डैमेजेस की शक्ल में चाहिए, तो वो केस हार जाता। लेकिन यहाँ चूंकि उसने ये बोला कि मुझे वो मेरा खर्चे का मुझे दो, डैमेजेस जो मैंने खर्चा किया दूसरे एक्टर्स को हायर करने के लिए और लोकेशंस ढूंढने में, तो वो खर्चे के लिए डैमेजेस उसको मिलने जायज बात थी, और ये उसके हक में फैसला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि ऐसा प्रॉफिट का के लिए क्लेम करना जो कि आपको पता ही नहीं कि फिल्म सक्सेसफुल भी होती या नहीं होती, तो वो चीज मांगना बेवकूफी है। द जनरल प्रिंसिपल इज टू कंपेंसेट फॉर एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस। जो एक्चुअल में लॉस हो रहा है, जनरल प्रिंसिपल तो वही है कि वो नुकसान आप वो भरो, कंपेंसेट करो, रादर देन इधर उधर की चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट प्राइस रूल। मार्केट प्राइस रूल पढ़िए। मेजर ऑफ डैमेजेस। The measure of damages for breaches of contract for the sale of goods is usually made in relation to the market price of the goods. Where the seller failed to sell the good, the buyer can go into the market and purchase equivalent goods instead. The seller would have to compensate the buyer for any additional cost the
the buyer incurred over the contract cost. The situation is reversed when the buyer failed to purchase the goods. The seller can sell the goods on the open market and recover any loss of income incurred by having to sell the goods at a lower price than what they contracted to. क्या कह रहे हैं? अगर एक सेलर ने अपने गुड्स नहीं बेचे और बायर जाके किसी और जगह से खरीद आता है, तो उस चीज पर उनको उसकी जो भी एडिशनल कॉस्ट ऊपर लगी होगी, और मार्केट नहीं समझ आ रहा। बेसिकली क्या हो रहा है, मेजर ऑफ डैमेजेस। मेजर ऑफ डैमेजेस यानी डैमेजेस को हम किस अमाउंट में, कौन सी अमाउंट हमें कंपनसेशन पे देनी चाहिए। फॉर ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में खुसूसी तौर पे हमें किस बेस पर मेजर करें कि कितनी अमाउंट एज अ कंपनसेशन देना चाहिए, is usually made in relation to market price of the goods। तो usually general rule क्या है कि market price के बेस के ऊपर दो compensation दो, ठीक है। अब for example, where a seller fails to sell the goods, वो बेच नहीं पा रहा सामान, the buyer can go into the market and purchase equivalent goods instead। तो ये जो सेलर है, जो बेच रहा है सामान, वो बेच नहीं पा रहा और बायर ने कहीं और से जाके खरीद लिया उसी जैसा सामान, तो सेलर वुड हैव टू कंपेंसेट द बायर फॉर एनी एडिशनल कॉस्ट द बायर इनकर्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। The situation is reversed when the buyer fails to purchase the goods. The seller can sell the goods on the open market and recover any loss of income incurred by having to sell the goods at a lower price than what they contracted। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये हो रही है, there is party A and there is party B, ठीक है। One is the seller, the other is the buyer और purchaser, और इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये दोनों आपस में ही गुड्स सेल और परचेज करेंगे। फॉर सम रीजन ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसको आप उस सिनेरियो में ले लो कि ए सुपरमार्केट है और बी सप्लायर है सुपरमार्केट का। तो बी जो सप्लायर है वो सेलर हो गया, ए जो सुपरमार्केट है वो बायर हो गया, या वाइसा वर्सा कर लें क्योंकि हमने ए को यहाँ पे सेलर बोला है, तो ये ए सप्लायर है और बी को हमने बायर बोला है, तो बी सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट अब कोई कोई एक्स वाई जी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है ना, कोविड ही ले लो, कोविड की रीजन की वजह से बी ने कहा कि मेरे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कस्टमर आ ही नहीं रहा कोविड की वजह से, तो मैं तो तुमसे नहीं खरीद सकता और तुम उधार भी नहीं दे रहे हो, सो एंड सो फोर्थ, मैं तुमसे नहीं खरीद सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट हालांकि साल का है, मगर बी ने ए को रिफ्यूज कर दिया कि मेरी मेरी इनकेपेबिलिटी है, मैं नहीं बाय कर पा रहा तुमसे। तो ये क्या करेगा, अगर इसको कहीं से बाय करना ही होगा तो ये कहीं ऐसी मार्केट से ले लेगा जहां से इसको बिल्कुल सस्ते के भाव मिल रहा हो या फिर इसको उधार पे मिल रहा हो, तो बी कहीं और चला जाएगा। लेकिन ए का तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि ए और बी का तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ब्रीच तो हो रहा है। तो जब ब्रीच हो रहा है तो अब ए क्या करेगा, ए बोलेगा कि अच्छा मेरे पास तो, मैंने तो इतना मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ है, मैं क्या करूं। तो बी ओपन मार्केट में किसी और सुपरमार्केट को दे देगा माल, तो ए का कोई खासा नुकसान नहीं है सिनेरियो में। अब इसी तरह वाइस वर्सा सिचुएशन ले लो कि ए ने मना कर दिया, यानी सप्लायर ने मना कर दिया कि मेरे पास माल बन ही नहीं रहा, मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ होगा तो मैं तुम्हें दूंगा ना। तो अब बी क्या करेगा, बी माल कहाँ से लेकर आए, अगेन वो भी ओपन मार्केट में जाएगा, कहीं किसी और से माल ले लेगा। लेकिन यहाँ पे रीजन या रिजेक्शन कौन कर रहा है, ए, और यहाँ पे कौन कर रहा था पहले सिनेरियो में, बी। तो बेसिकली मार्केट प्राइस रूल हमें यही बताना चाह रहे हैं कि दोनों पार्टीज अपनी जो भी डैमेजेस हैं वो मार्केट प्राइस के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन फाइनेंशियल लॉस। नॉन फाइनेंशियल लॉस यानी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, माली नुकसान नहीं हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा, शॉक,
मतलब जान का लॉस, किसी रिश्तेदार का खो जाना, एक्सीडेंट में मौत हो जाना, तो ये सारी बात हो रही है। तो यहाँ पे तो डैमेजेस फिर बेकार है, मॉनेटरी रेमेडी तो नहीं काम आएगी, क्या ख्याल है? जार्विस वर्सेस वैंस रूल्स, द फैक्ट्स, पढ़िए। Claimant entered into a contract for holiday accommodation at a winter sports center. But what was provided was much inferior to the description given in the defendant brochure. Damages on the basis of financial loss only were assessed at pound 32. Decision: the damage should be increased to 125 pounds to compensate for disappointment as distress because the principal purpose of the contract was giving of pleasure. pleasure, वो छुट्टी पे गया था, वेकेशन पे गया था, और उसको वेकेशन उसका बर्बाद हो गया, तो इसलिए उसको ज्यादा कंपेंसेट किया जा रहा है, ठीक है। बट बहुत सारे सिनेरियो में मॉनेटरी रेमेडी काम नहीं करती। लाइक अभी आपने हाल फिलहाल में जो करंट केस सुना होगा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कुछ लोगों की मौत हो गई, तो मौत वाले फैमिली को, जिनकी मौत हो गई, जिनके घर पे मैयत गई, उनको 68 लाख रुपीज या सम अमाउंट, गुड अमाउंट दिया गया। बट वॉज दैट इनफ टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट मेंबर? No. कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई क्या वो उसकी कीमत बस इतनी थी, उसकी जान की कीमत। तो ये चीज किसी को भी गवारा, अगर कोई गैरतमंद शख्स है, इसको गवारा नहीं करती। अलेक्जेंडर वर्सेस रोल्स रॉयस मोटर कार्स, पढ़े। The claimant sued for breach of contract to repair his Rolls-Royce motor car and claimed damages for distress, inconveniences or loss of enjoyment of the car. Decision: breach of the contract to repair a car did not give rise to any liability for damages for distress, inconveniences or loss of enjoyment. क्या कह रहे हैं? उसने उसकी गाड़ी सही से रिपेयर नहीं की और उसने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो जो जिसकी गाड़ी थी उसको डिस्ट्रेस और इंजॉयमेंट उसकी खराब हो गई उस गाड़ी की वजह से। तो हम्म। डिसीजन ये हुआ कि कोई लायबिलिटी नहीं दे सकता, मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं हो सकती फॉर द डिस्ट्रेस एंड इनकन्वीनियंस यस, कि केसेस। कोई कहानी, कॉस्ट ऑफ क्योर, where there has been a breach and the claimant is seeking to be put in the position they would have been if in the contract had been performed, by seeking a sum of money to cure the defect which constituted the breach, they may be denied the cost of cure if it is wholly disproportionate to the breach. क्या मतलब? रक्सली केस से समझते हैं फैक्ट्स। हाउस होल्डर डिस्कवर्ड दैट द स्विमिंग पूल ही हैड ऑर्डर टू बी बिल्ड वाज शैलोअर देन स्पेसिफाइड. He sued the builder for damages, including the cost of demolition of the pool and construction of a new one. Despite its shortcomings, the pool was perfectly serviceable and safe to dive into. Decision: the expenditure involved in rectifying the breach was out of all proportion to the benefit of such rectification. The claimant was awarded a small sum to cover loss of amenity. अब इसमें वही बात हो रही है कि जो हाउस होल्डर ने कहा स्विमिंग पूल बनवा दो, वो उसने जो मेजरमेंट्स दी थी उससे थोड़ा सा शैलोअर बना, यानी थोड़ा सा लेस, उसकी मेजरमेंट्स कम हो गई। तो उसने सू कर दिया बिल्डर को, और उसने कहा कि भाई मुझे तो डैमेजेस चाहिए क्योंकि मैं इसको तोड़वाऊंगा और नया पुल बनवाऊंगा, तो तोड़वाने और नए पुल बनवाने के लिए मुझे दोबारा से मुझे पैसे दो। सो डिस्पाइट इट शॉर्ट कमिंग्स, यानी वैसे तो उसकी बात सही थी कि उसने जो मेजरमेंट्स दी थी उससे थोड़ा सा कम बना था, बट क्या वो, देखो कोई भी पूल क्यों बनवाता है? ताकि उसमें स्विम कर सके और डाइव कर सके। तो अगर वो परफेक्टली सर्विसेबल है वो पूल, यानी वो पूल स्लाइटली मेजरमेंट्स डिफरेंट है मगर उसमें स्विम भी किया जा सकता है आराम से और डाइव करने के लिए भी सेफ है, तो फिर ये जायज क्लेम नहीं है, जायज, क्या उसको बोलते हैं, डिमांड नहीं है। तो एक्सपेंडिचर ठीक है, उसको डैमेजेस तो उस हद तक दे दिए जाएंगे कि उसने जो मेजरमेंट्स दी थी उसके हिसाब से नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ब्रीच आया, बट उसको फिर एक्सपेंडिचर, उसको पूरा तोड़वा के नया बनवाना ये नहीं मिलेगा। सिर्फ टू रेक्टिफाई द ब्रीच was out of all proportion to the benefit of such rectification, the claim was awarded a small sum to cover loss of amenity, that's all। छोटी सी सम दे दी गई कि भाई जो तुम्हारे हिसाब से नहीं बना,
तो इसके लिए ये तुम थोड़ी सी सम ले लो, मगर इतना बड़ा खर्चा हम क्यों दें तुम्हें, जब तुमको स्विमिंग के लिए बनाना, तो और स्विमिंग की जा सकती है इसमें और डाइव भी किया जा सकता है। मगर फिर भी चूंकि तुम इतने इतने ज्यादा चूजी और पिकी हो, एंड कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुमने जो मेजरमेंट्स दी थी वो रियल बात है वो नहीं हुई है, वो थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ गया। तो वी विल जस्ट गिव यू द सम टू कवर अप लॉस। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, कि जो कॉस्ट ऑफ क्योर है वो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट से अगर ज्यादा है तो फिर उसको नहीं दिया जाएगा। इट शुडंट बी होली डिसप्रोपोर्शनेट। बस ये मुद्दा था, ये कानून। Mitigation of loss. In assessing the amount of damages, it is assumed that the claimant will take any reasonable steps to reduce or mitigate their loss. The burden of proof is on the defendant to show that the claimant failed to take a reasonable opportunity of mitigation. क्या बात हो रही है? मतलब कि कम से कम लॉस हो के कोशिश करोगे, कम से कम लॉस हो। देखो, बहुत सारे काम में, कारोबार में रिस्की काम होता है, जैसे कि फायर ब्रिगेड्स, रिस्की काम है ना, फायर बुझानी है तो एक जान का रिस्क तो है ही। इसी तरह कोई, अगर आप ऐसे ही जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे रिसर्च का काम हो रहा है लेबोरेटरी में, तो वहां पे भी जान का एक हद तक रिस्क हो। आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, वहां भी रिस्क है। आप किसी माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां भी रिस्क है। तो खैर, कंपनी या एम्प्लॉयर अगर वो सारे स्टेप्स उठा रहा है जिससे कि लॉस या रिस्क मिनिमाइज किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके, सारे मेजर्स ले रहा है, तो फिर सही है। और बर्डन ऑफ प्रूफ भी डिफेंडेंट के ऊपर होगा। अगर किसी ने उसको सू किया तो वो ये बात प्रूफ करेगा कि मैंने तो अपनी तरफ से सारे मेजर्स लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, लॉस को मिटिगेट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से सारे इंतजामात उसी हिसाब से किए। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। द इंजर्ड पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक discreditable or risky measures to reduce their loss since these are not reasonable. इंजर्ड पार्टी को ये सब एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी का काम है कि वो करके दे, तो इसलिए कंपनी ही करके देगी। ठीक है, नेक्स्ट। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी क्लॉसेस, प्लीज पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। टू अवॉइड, यहाँ से पढ़ना है। जी जी, टू अवॉइड। To avoid later complicated calculation of loss or dispute over damages payable, the parties may include upfront in their contract formula liquidated damages for determining the damages payable for breach. क्या कह रहे हैं? डैमेजेस को देखने के लिए जो है ना, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस का, के चेक कर सकें कि कितना डैमेज है। जी, इसमें बेसिकली कहा ये जा रहा है कि देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते हैं ना, तो फिर बाद में बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई ये डैमेज होना चाहिए, ये डैमेज हो। एक मिनट यूसुफ। सो द थिंग इज दैट कि लिक्विडेटेड डैमेजेस, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसके बाद दोनों पार्टीज आपस में बहुत फड्डा करती हैं। वो बोलती हैं नहीं 1 लाख दो, नहीं 2 लाख दो, कोई बोलता है 5 लाख दो, ये कोई तरीका नहीं है, फलाना फलाना, बहुत बहसा बहसी, ये मेजर्स ऑफ डैमेजेस के ऊपर होता है। तो एक सेफ साइड तरीका ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, दोनों पार्टीज एंटर कर रही हैं, तो उसी वक्त तय हो जाए कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा डैमेजेस को कैलकुलेट करने का, किस बेसिस पे होगा, कितना किस अमाउंट पे होगा, क्या लिमिटेशन होगी, क्या रेंज होगी, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने डैमेजेस दे सकते हैं, मिनिमम मिनिमम। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज के वो क्या फॉर्मूला सेट करना चाह रहे हैं। अनलेस बोथ द पार्टीज, मतलब जब तक दोनों पार्टीज रजामंद हैं तो तब तक वो ठीक है, वो जो भी फॉर्मूला सेट करें अपने लिए। और जब तक वो लोग एक दूसरे से रजामंद नहीं है तो फिर जाहिर है वो फिर बातचीत करके किसी एक पॉइंट पे पहुंचे, नतीजे पे पहुंचे और लिक्विडेटेड डैमेजेस को फॉर्मूला की शक्ल में लिख लें।
कि इन केस ऑफ ब्रीच ये चीज एक्सपेक्टेड है कि पार्टी बी को भरनी पड़ेगी, कंपेंसेट करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको एक बेसिक सी मिसाल दूं कि जब हम निकाह करते हैं तो निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में ही ये लिखा हुआ होता है कि इन केस ऑफ व्हेन यू आर डिसमिसिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या क्या एक्सचेंज करना होगा, आपको लड़की को क्या देना होगा, लड़की को लड़के को क्या देना होगा। तो वो पहले से बात तय रहती है। तो पता होता है इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मैरिजेस क्यों ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके कानून में लिखा हुआ है कि अगर आप डाइवोर्स करोगे तो आपको मोर देन हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी अपने बेटर हाफ को देनी पड़ेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर डैमेजेस हैं ये पहले से पता है, इसलिए लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करना पसंद करते वहां के लोग, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर ये डिफाइन नहीं करेंगे तो बाद में जो फड्डे होंगे तो फिर वो कभी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। एंड अगर रिजॉल्व कोर्ट ने कर भी दिया तो हमेशा एक पार्टी को लगेगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, दूसरी पार्टी को लगेगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है। तो ये पहले से तय कर लिया जाए कि लिक्विडेटेड डैमेजेस पहले से फिक्स कर लो, असर्टन कर लो, कोई अमाउंट लिख लो, कोई फॉर्मूला लिख लो जिसकी बेस पे आप बाद में एट द टाइम ऑफ ब्रीच ये चीज पेबल हो। क्लियर Right. होगी कहानी। नेक्स्ट, जी। पेनल्टी क्लॉज, a contractual term designed A contractual term designed as a penalty clause to discourage breach is void and not enforceable. Relief from penalty clause is an example of the influence of equity in the law of contract and has most frequently been seen in a consumer credit cases. क्या कह रहे हैं? पेनल्टी क्लॉज हमें अ, अ, ये भी एक टर्म है पेनल्टी क्लॉज जिसमें जो है ना हमें ब्रीच से हम ब्रीच ना करें, अदरवाइज हमें कोई पेनल्टी फेस करनी ये पड़ेगी। बिल्कुल पेनल्टी क्लॉज। अब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और बेल्ट ना पहने तो पेनल्टी तो पड़ेगी, तो ये पहले से ही हमें पता है क्योंकि लॉ में गिवन है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में भी पेनल्टी क्लॉसेस दिए जा सकते हैं कि अगर आपने ये चीज मिस कर दी, ये कंडीशन मिस कर दिया तो उस पर ये पेनल्टी है, फला कंडीशन मिस कर दिया तो ये पेनल्टी है, फला कंडीशन मिस कर दी तो ये पेनल्टी हो। तो जब आपने इस तरह सब पेनल्टीज लिख दी तो फिर एहतियात बरती जाएगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अदर कॉमन लॉ रेमेडीज, अदर कॉमन लॉ रेमेडीज क्या हो सकती है? एक तो हमने पढ़ा डैमेजेस, मॉनेटरी रेमेडी। दूसरा हमने पढ़ा, और कौन सी रेमेडीज है? हमने रेमेडीज में सिर्फ डैमेजेस को इस वक्त देखा है, और फिर हमने ये भी देखा कि इंडक्शन, इंजंक्शन, और फिर हमने देखा इंजंक्शन के अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और फिर हम अब यहाँ पे आ रहे हैं एक्शन फॉर द प्राइस। A simple action for the price to recover the agreed sum should be brought if breach of contract is failure to pay the price. But property must have passed from seller to buyer and complications arise where there is anticipatory breach. यानी कि पैसे तो शायद दे दिए गए हैं लेकिन एक्शन नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, ठीक है। तो एक्शन या तो करवाओ, या फिर वाइसा वर्सा, एक्शन हो चुका है, प्राइस नहीं मिल रही। तो इन दोनों ही सिनेरियो में एक्शन फॉर द प्राइस, यानी कि अगर प्राइस नहीं पे हुई भी तो प्राइस पे करना रेमेडी होगा, अगर एक्शन नहीं हुआ हुआ तो एक्शन करना विल बी द रेमेडी। क्वांटम मेरिट पढ़िए। A quantum merit is a claim which is available as an alternative to damages. The injured parties in a breach of a contract may claim the value of their work. The aim of such an award is to restore the claimant to the position they would have been in had the contract never been made. It is restitutory award. क्वांटम मेरिट इज अ रिस्टिट्यूटरी अवार्ड। रिस्टिट्यूटरी अवार्ड का मतलब होता है कि री इंस्टेट कर देना उस कंडीशन में जिस कंडीशन पे आप थे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। Right. दैट इज द अवार्ड दैट यू नीड टू पे। द फ्रेज क्वांटम मेरिट लिटरली मीन्स हाउ मच इट इज वर्थ, यानी कि उसकी वर्थ क्या थी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, उसी वर्थ पे उसको लाकर खड़ा कर देना। Quantum merit is likely to be sought when one party has already performed part of their obligations and the other party then repudiates the contract.
तो एक पार्टी ने अपने हिस्से का परफॉर्म कर लिया और दूसरी पार्टी अब कह रही है कि भाई अब मैं नहीं करूंगा। तो जो पार्टी ने परफॉर्म कर लिया उसको उस हालत में लाके छोड़ो जिस हालत में वो थी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। उसका जो भी खर्चा हो गया, उसका जो भी नुकसान हो गया, टाइम का भी नुकसान हो गया, टाइम तो आप नहीं लौटा सकते किसी को, तो टाइम के बदले में वो पैसे दो आप। Right. नेक्स्ट, इक्विटेबल रेमेडीज जो हमने ऊपर भी पढ़ा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस Passive performance. टू मेक श्योर कि वो स्पेसिफिक चीज परफॉर्म हो जाए। नेक्स्ट, इंजंक्शन पढ़िए। An injunction is a discretionary court order and an equitable remedy requiring the defendant to observe a negative condition of a contract. रिक्वायरिंग द डिफेंडेंट टू ऑब्जर्व अ नेगेटिव कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंजंक्शन यानी आप उसको रोक रहे हो कि ये कदम नहीं उठाओ, ये कदम, ये जो कदम उठाओगे इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इसको नहीं उठाओ, इस कदम को यहीं रोक लो, स्टॉप। ठीक। अच्छा, अब ये इंजंक्शन हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गई, ये एक्विटेबल रेमेडी है। रिमेंबर, two Right. remedies. One is monetary remedy. Right. Damages are monetary remedy, whereas this is equitable remedy. यानी ये पैसे की शक्ल में नहीं है, ये या तो आपको रोका जा रहा है कोई एक्शन करने से, या तो आपको बोला जा रहा है ये एक्शन करो। इट्स नॉट पैसा। नेक्स्ट, मरीबा और फ्रीजिंग इंजंक्शंस The पढ़िए। Mariva injunction is named from the case of Mariva Companies Nivea SA versus International Bulk Carriers SA 1975, but has been given the statutory effect if the claimant can convince the court that they have a good case and that there is a danger of the defendant's asset being exported or dissipated, they may be awarded an injunction which restrict the defendant dealing with the assets. ठीक है, क्या कह रहे हैं? इट रिस्ट्रिक्ट्स द डिफेंडेंट्स डीलिंग विद द एसेट्स। रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कोई नेगेटिव एक्शन लेने से जो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। वही मीनिंग है जो ऊपर हमने इंजंक्शन का समझा, बस इसको मरीवा या फ्रीजिंग कहा जा रहा है कि रुक जाओ, पॉज, खबरदार ये एक्शन उठाया तो, खबरदार ये एसेट बेचे तो, खबरदार आपने किसी और के साथ फिल्म साइन की तो। नेक्स्ट, रिसेशन। Strictly speaking, the equitable right to rescind an agreement is not a remedy for breach of contract. It is a right which exists in certain circumstances, such as where a contract is voidable. रिसेशन एक रेमेडी नहीं है, एक राइट है, एक हक है जो कि आपके पास है। क्या करने का? टू रिसेंड एन अग्रीमेंट। रिसेंड एन अग्रीमेंट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यानी आप नहीं करना चाह रहे परफॉर्म इस कॉन्ट्रैक्ट को। पढ़िए, रिसेंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स Means that it is cancelled or rejected and the parties are restored to their pre-contract condition. Four conditions must be met. आगे पढ़ें। It must be possible for each party to be turned to the pre-contract condition, restitution in the ground. अब ये लैटिन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैटिन वर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिस्टिट्यूटियो इन इंटीग्रम, ये लैटिन लैंग्वेज है, ये पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है टू रिटर्न टू द प्री कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। नेक्स्ट, And is an innocent third party who had acquired rights in the subject matter of the contract which prevent the original transaction being rescinded. और इनोसेंट पार्टी जो है जिसके राइट्स जिसने अक्वायर किए थे इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेंट द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन बीइंग रिसेंडेड। यानी कि जाहिर है जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसके साथ ज्यादती होने से रोका जाएगा, Right. कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने से रोका जाएगा। अब देखो, ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी का, बट अब ए वही तरह का कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ करने जा रहा है, तो बी इनोसेंट पार्टी हो गई ना, इसका क्या कसूर है? इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब आप सेम कॉन्ट्रैक्ट इससे करने लगे हो, तो व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ बी? तो बी को सेव किया जाएगा, बी की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, The right to rescission must be exercised within a reasonable time of it arising. ठीक है। नेक्स्ट, Where a person affirm a contract expressly or by conduct, it may not then be rescinded.
When a person affirms a contract expressly, express written way में verbally या by conduct अपने behavior से, it may then not be rescinded. Rescinded का मतलब क्या हो रहा है basically? आप means that it is cancelled, reject या cancel कर रहे हो, और पार्टीज रिस्टोर हो रही है प्री कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन पे। मगर जब दोनों पार्टी अग्री कर रहे हैं तो फिर रिसेंड करने का तो कोई सवाल नहीं होता, है ना। दोनों पार्टी कोई एक भी अग्री कर रहा है कि भाई मैं ये फुलफिल करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में करना चाह रहा हूँ। तो ये चार वो कंडीशंस हैं जो मीट होनी चाहिए। अगर ये मीट नहीं हो रही तो फिर आप जो हो रिसेंड नहीं कर सकते। Right. नेक्स्ट। ओके, क्विक क्विज, गो अहेड। बताते जाओ, पहला फिल इन द ब्लैंक। Penalty clause are a common law remedy. फिफ्थ वाला क्लेमेंट है। परफॉर्म्ड, फोर वाला परफॉर्म्ड है।
6 वाला डिफेंडेंट, हम्म, 8 वाला मिटिगेट, 9 वॉइड, आई थिंक एक ही रह गया डैमेजेस। 7 वाला डैमेजेस, अब जरा पढ़ो जो तुमने लिखवाया है। नंबर 3 भी नहीं बताया तुमने। मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। ऑलराइट, डैश आर अ डैश रेमेडी designed to restore the injured party to the position they would have been in had the contract been अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे जो आपने फिल किया है, आई एम सॉरी मगर सब रॉन्ग है, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि बिला वजह इट्स गोइंग टू कंफ्यूज यू। सो लेट्स जस्ट पुट इन द राइट आंसर्स एंड देन लेट्स मेक अ सेंस आउट ऑफ इट। डैश आर अ डैश रेमेडी, damages are a common law remedy, ठीक है। damages are a common law remedy, it's not an equitable remedy, it's a common law remedy designed to restore the injured party to the position they would have been in had the contract been। अब मैं दो ऑप्शंस दे रही हूँ, performed और बस वॉइड, performed ही आ रहा है और तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो परफॉर्म performed, भी आ रहा ठीक है, है। राइट। Next, a loss outside the natural course of events will only be compensated if the exceptional circumstances are within the whose knowledge at the time पेमेंट, of making the contract, not claimant, defendant। डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस सू किया गया है ना, केस फाइल जो किया गया है, सू किया गया है, वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट किया गया है। तो डिफेंडेंट को तो हमें देखना होगा कि जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से लॉस हुआ, क्लेमेंट का लॉस हुआ क्योंकि क्लेमेंट ने फाइल किया केस, तो क्लेमेंट का जो लॉस हुआ वो क्या डिफेंडेंट की नॉलेज में था, कंटेम्पलेशन में था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि ये लॉस हो जाएगा इसको इस कंडीशन की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो अगर तो ये उसकी नॉलेज में था तो फिर तो डिफेंडेंट लायबल है। अगर उसकी नॉलेज में नहीं था कि उसकी वही वाली एग्जांपल याद कीजिए होटल वाली, कि होटल के वॉशरूम में वो बंदी लॉक हो गई, तो क्या ये होटल वालों के कंटेम्पलेशन में था कि ऐसा कोई सीन हो जाएगा? नहीं, उनके कंटेम्पलेशन में ये नहीं था, तो देयरफॉर उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, ठीक है। नुकसान क्या था कि उस बंदी ने अपनी हड्डी फ्रैक्चर कर ली थी। हालांकि कंटेम्पलेशन में क्या था, हाँ कि कोई लॉक हो जाएगा वॉशरूम में ये तो ठीक है, मगर उसकी वजह से किसी का जान का नुकसान होगा, कोई बेहोश हो जाएगा, कोई किसी का फ्रैक्चर हो जाएगा, ये उनकी कंटेम्पलेशन में उनकी नॉलेज में नहीं था, ठीक है। इन असेसिंग द अमाउंट ऑफ डैमेज इट इज अज्यूम्ड दैट द डैश विल डैश देयर लॉस। In assessing the amount of damage, it is assumed that the penalty clause will mitigate their loss। क्या ख्याल है? यहाँ राइट। मिटिगेशन ही आएगा वर्ड, बट यहाँ पे थोड़ा सा है, चांस है कि क्या आना चाहिए, हाँ, पेनल्टी क्लॉज ही उनका लॉस को वो कर सकती है ना, खत्म कर सकती है मिटिगेट जब कर सकते हैं, पेनल्टी मिल जाए। ठीक।
Next, a contractual term designed as a dash is dash. A contractual term designed as a, अब बचा क्या हमारे पास? void. डिफेंडेंट भी हो गया है, void हो Claim. गया. Contractual term is designed as a void. नहीं, a contractual term designed as a common law is void. अब देखो क्या होता है. या कॉमन लॉ हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, कॉमन लॉ नहीं, कॉमन लॉ हो चुका है, परफॉर्म्ड हो चुका है, एक्सेप्शनल हो चुका है, डैमेजेस हो चुका है, और डिफेंडेंट हो चुका है. हमारे पास बचा क्या है? Penalty clause हो गया. मिटिगेट हो चुका है, Penalty clause भी हो गया. पेनल्टी क्लॉज भी हो गया है, अब वॉइड ही बचा है और क्लेमेंट बचा है. सो लेट्स सी वेदर अभी हमने जो कुछ भी किया है वो करेक्ट भी है या नहीं. बट एटलीस्ट इट्स मेकिंग मच मोर सेंस नाउ. लेट्स चेक द आंसर्स. सो द फर्स्ट इज डैमेजेस, सेकंड इज कॉमन लॉ, ये दोनों हमारा करेक्ट है. तीसरा परफॉर्म्ड है, करेक्ट है. चौथा एक्सेप्शनल है, करेक्ट है. पांचवा डिपेंडेंट है, करेक्ट है. छठा क्लेमेंट है, और सातवां मिटिगेट है. तो छठा शायद हमने रॉन्ग किया है. एक मिनट, लेट अस सी. छठा क्लेमेंट है, यहाँ पेनल्टी क्लॉज नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ क्लेमेंट आएगा, और मिटिगेट सही है. So in assessing the amount of damage, it is assumed that the claimant will mitigate their loss. A contractual term designed as a penalty clause is void. Void. ठीक है, तो ये अब आपको खुद भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या चीज कहाँ पे फिट हो रही है. और क्योंकि कुछ चीजें बाज़ औक़ात एक दो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो उसको जब आप दोबारा से रीफ्रेम करेंगे या देखेंगे. अब देखो यहाँ पर ना नाउन नहीं आना था, हो सकता है आपको याद ना हो, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ तो नाउन आना था एज पर द इंग्लिश सेंटेंस. अ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म डिजाइंड एज अ, इट हैज टू बी अ नाउन, अ नेम. सो इट विल बी ऑब्वियसली अ पेनल्टी क्लॉज. या और कोई नेम तो बचा नहीं है, दूसरा नाम है क्लेमेंट, तो वो तो फिर यहाँ पे क्लेमेंट तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इज आगे एक और वर्ड आना था, वर्ब. क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद वर्ब आएगा, तो वॉइड. ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करके हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, fill in the blanks in the statements below. When anticipatory breach occurs, the injured party has two options. These are number one. Specific performance और injunction. नहीं, एंटिसिपेटरी ब्रीच जब हो रही है, कोई वक्त से पहले अनाउंस कर रहा है कि हम जो हैं फुलफिल नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो क्लेमेंट के पास क्या? हाँ, वो एक्शन का वेट करें टिल द डेट, और एक था कि वो उसी दिन ही उसको सू कर दें. Yes. So that means to either dismiss or discharge the contract, or to continue to fulfill their contract and wait for the date of actual breach. ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट. अच्छा, इसका चेक पहले आंसर चेक कर लेते हैं, यही है ना. टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज, और टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्ट टू कंटिन्यू अंटिल देयर इज एन एक्चुअल ब्रीच. नेक्स्ट, the amount awarded as damages is what is needed to put the claimant in the position they would have been achieved if the contract had been performed. What interest is being protected here? Expectation or reliance? रिलायंस का मीनिंग क्या था? Reliance हमने पढ़ा है ना, इसमें वर्ड आया था. और expectation is what you are expecting, the amount awarded as damages, Awarded monetary as reward. damages. What is needed to put the Expectation. claimant in the position they would have achieved if the contract had been performed. What interest is being protected here? Expectation. Expectation. Yes, it is the expectation. Next, a court will never enforce a liquidated damage clause as any attempt to discourage breach is a void. तो क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आया. इसका मतलब ये है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस को कभी भी कोर्ट एनफोर्स ये बोलकर नहीं करेगी कि, मतलब एक होता है ना कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं या कुछ बातें बोल रहे होते हैं ताकि सामने वाला शख्स डिस्करेज हो वो करने से, वो एक्शन ना ले, वो स्टेप ना ले.
तो क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हम कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड करके रख देते हैं वो इस पर्पस के लिए रखा गया है कि सामने वाली पार्टी को हम डिस्करेज करें कि वो ब्रीच ना करे कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं, फॉल्स। फॉल्स। वो वो क्या ब्रीच होते कर हैं? वो सकते। पेनल्टी क्लॉज होता है। पेनल्टी हम यस। इस नियत से लगाते हैं कि सामने वाली पार्टी डिस्करेज हो। ऐसा ही है। यस। सो द आंसर इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, आर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज बेस्ड ऑन equity और कॉमन लॉ? क्वांटम मेरिट, इंजंक्शन तो इक्विटी है। ये equity हो गया ई। ठीक है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी इक्विटी है। ठीक है। हाँ। रिसेशन, हाँ, एक्शन फॉर द प्राइस तो कॉमन लॉ है, डैमेजेस। ठीक है। और जैसे क्वांटम मेरिट भी कॉमन लॉ है, क्वांटम मेरिट। और रिसेशन, रिसेशन इक्विटी है। चलो देखते हैं। कॉमन लॉ, equity, कॉमन लॉ, equity, equity। दो कॉमन लॉ है, ए एम सी। ए, कॉमन लॉ। आपका सब ठीक है। राइट। All right, so here we complete our chapter. It is important because words काफी न्यू हैं इसमें, तो इसको कोशिश करके आज ही पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इसकी रिवीजन किट कर लीजिएगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट है कैच करना कि कौन सा किसका क्या मतलब है। बट यू कैन, आई होप यू आर मेकिंग योर नोट्स एज वेल, वन लाइनर bullets, राइट। so that you जी। can revise and easily review and learn. It helps you to learn, remember यस। the points, right? Now, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू करेंगे। और अब हमारे पास कितने चैप्टर्स ही रह गए हैं, लेट्स सी। ये पूरा सेक्शन रहता है, ये पूरा सेक्शन रहता है। और क्या, बस ये आखिरी चैप्टर रहता है इस सेक्शन का। So we are done with all of this. Just last chapter is left. And did I ask you to revise for the test? यस। बट टेस्ट है कब? वही तो और आप बोलते हैं, आप छुट्टी पे चली गई एंजॉय करने। कब देना है आपने टेस्ट? ये हम कर चुके हैं ना, शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल, नहीं, ये वाले नहीं किए हमने। ये दोनों सेक्शंस अभी हमने नहीं ये किया। दोनों नहीं हमने किए। एम्प्लॉय वाला कर लिया, राइट? इंसॉल्वेंसी वाला भी नहीं किया हमने। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये वाले कर लिए, कंपनी डायरेक्टर्स। और ये कर लो। तो ये सेक्शन कंप्लीट है, ये सेक्शन कंप्लीट है। एफ, एच एंड सी, ए और बी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही बी कंप्लीट कर लेंगे तो आपने इन सेक्शंस का टेस्ट देना है। ओके। ए, बी, सी, ओके, ए बी सी एंड एफ एंड एच, ओके। राइट। इसका जैसे ही नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ओके। उसकी नेक्स्ट कोई डेट सेट करके हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक है। जी। डन हो गया? जी। अच्छा, डेट चेक कर लेते हैं हम। हमारी अगली क्लास कब है? कल है? जी। नहीं, कल मंडे नहीं। लेट मी चेक। कल मंडे नहीं होती हमारी क्लास। एक मिनट, मैं चूंकि रखूंगी कुछ कवर क्लासेस जी। इस वीक में, हम क्लासेस रखेंगे, तो जस्ट लेट मी चेक माय स्केड्यूल।
हाँ, मंडे को आपकी क्लास नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूसडे को होती है। तो ट्यूसडे को हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड वेडनेसडे को आप टेस्ट दे दें। सही है। जी। वेडनेसडे को कैन यू गिव योर टेस्ट? इंशाल्लाह कोशिश मैं कर लूंगी, हो क्योंकि जाएगा। कल हाँ, छुट्टी आज है। संडे भी जी, है। कल छुट्टी है। कल भी छुट्टी है आपकी। कल जी। F4 की छुट्टी है। ट्यूसडे को हम F4 का 7 चैप्टर कर लेंगे। फिर वेडनेसडे को आप टेस्ट टेस्ट दे दीजिएगा। जी, ठीक है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।